नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वालों पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले पढ़ा पूरा पाषाण काल, फिर पढ़ा मध्य पाषाण काल और अब बात करते हैं हम नव पाषाण काल की। तो साथियों, ऐसा क्या हुआ पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, जो सब अलग अलग विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। देखिएगा, नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज भी बोला जाता है, इसका समय काल की बात करते हैं कि इसका समय काल क्या रहा। जैसे कि मध्य पाषाण काल का देखा और पूरा पाषाण काल का देखा, तो अब नवपाषाण काल का समय काल क्या रहा। 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय क्या है, नवपाषाण काल का समय है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें जॉन लूबन ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में 1865 में दी थी। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सबसे पहले नवपाषाण काल से संबंधित जानकारी हमें किसने दी थी। तो नाम है जान मतलब ये जान अलग जान है, जॉन लूबन ने दी थी। इसकी एक पुस्तक थी प्री हिस्टोरिका टाइम्स है, जिसमें सबसे पहले नवपाषाण काल से संबंधित जानकारी दी थी। कब दी थी? तो 1865 में दी थी। अब उन्होंने इस पुस्तक में नवपाषाण काल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द कौन सा है? नवपाषाणिक क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया है। मतलब इस शब्द का एक विस्तृत अर्थ हम या सिंपल भाषा में अर्थ समझ सकते थे, एक क्रांति। मतलब कि एक ऐसी क्रांति जो मानव सभ्यता को धीरे धीरे बढ़ा रही थी और मानव सभ्य होता जा रहा था। मानव ने धीरे धीरे अपने को विकसित कर लिया था या विकसित अवस्था में पहुंच गया था। जैसे कि पूरा पाषाण काल में क्या अलग था, मध्य पाषाण में क्या अलग था और नव पाषाण काल में हमें क्या नई विशेषता देखने को मिलती है। जैसे कि पहला देखते हैं, नव पाषाण काल में क्या किया, अग्नि का प्रयोग किया। मतलब पूरा पाषाण काल में अग्नि को देखा, मध्य पाषाण काल में उसने अग्नि से मतलब जानवर का मांस पकाया। लेकिन नव पाषाण काल में उसने क्या किया, अग्नि का क्या क्या और प्रयोग किया जा सकता, अपने उपयोग में कैसे लिया जा सकता, उसके बारे में उसने संपूर्ण जानकारी ली और उसका उपयोग भी किया। फिर उसने मृद भांडों का निर्माण किया, मतलब अधिकतम मात्रा में मृद भांड। जब मध्य पाषाण काल में चाक पहिए का आविष्कार हो चुका था तो उसने पहले गाड़ी बनाई, गाड़ी से जानवरों का शिकार किया था, जो भी वस्तु थी ढोने का कार्य करता था। लेकिन नव पाषाण काल में उसने चाक पहिया बनाया, यानी कि कुम्हार का एक पहिया आपने देखा होगा, उस टाइप का एक चाक पहिया बनाया, जिससे उसने बहुत सारे मटके या मृद भांडे यानी मिट्टी से बने हुए बर्तनों का निर्माण किया, जो उसके दैनिक दिनचर्या में रोजाना के हिसाब से काम आते थे। फिर देखते हैं साथ ही उसने कृषि और पशुपालन अधिक मात्रा में किया। जब व्यक्ति समुदाय में रहने लगा, समुदाय में रहने का एक सीधा सिंपल अर्थ ये है कि जब व्यक्ति समूह में रहेगा, एक जगह रहेगा, तभी तो कृषि कर पाएगा। तो उसने मतलब कृषि ही एकमात्र ऐसा कारण था जिसने बस्तियों का निर्माण किया। जब मनुष्य एक जगह लंबे समय तक टिकेगा तभी वो कृषि करेगा। तो उसने क्या किया, अपने दूध के लिए या मांस प्राप्त करने के लिए जानवरों को पाला और खाने पीने के सामान के लिए उसने फसल उगाने के लिए उसने कृषि का कार्य भी शुरू कर दिया। फिर धीरे उसने पत्थरों के औजार पर पालिश लगाई। मतलब साथियों, पूरा पाषाण काल में पत्थर बेजोड़ और खुरदुरे थे। मध्य पाषाण काल में उसने थोड़े चिकने किए। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तो उसने रगड़ 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 कर पालिशदार बना दिए। मतलब उनको और चमका दिया और इतने तिकोने और धारदार पेने बना दिए कि एक ही बार में जानवर का काम तमाम कर देते थे। अब पहिए का प्रयोग करने लगे। मतलब पहिए का प्रयोग करके उन्होंने मृद भांड का निर्माण किया, यानी कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बने। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो हमसे एग्जाम बार अनेक बार पूछती है। जैसे कि सबसे पहले गेहूं की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले गेहूं की खेती, मतलब कि हमें सबसे पहले गेहूं की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? भारत से। मतलब उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव
से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। 9000 से 7000 ईसा पूर्व, इन बीच की समय अवधि में उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिला में स्थित लहुरा देव से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी बात करते हैं, इस काल की नवीनतम खोज ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए होने वाला स्थान मेहरगढ़, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहां से हमें बहुत सारे कृषि से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से सबसे पहले हमें गेहूं की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य और इससे भी प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त होने वाला कोल्डे हवा इलाहाबाद यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उससे वहां से प्राप्त हुए। वेलन नदी घाटी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल, यानी कि चावल की भूसी का मतलब यह है कि चावल का ऊपर का छिलका होता है, वो छिलका प्राप्त हुआ। अब छिलका प्राप्त हुआ तो हमने क्या अंदाजा लगाया, मतलब पुरातत्व विभाग ने क्या अंदाजा लगाया, अधिकतर मात्रा में वहां पर चावल की भूसी मिली, यानी कि उसके छिलके मिले। तो उन्होंने अंदाज लगाया कि सबसे पहले यहाँ पर चावल की खेती की होगी, इसीलिए तो उसके छिलके हमें यहाँ से अधिकतम मात्रा में मिले। अब ऐसा माना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा माना जाता है चीन की यांगती नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मतलब कि 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहले ये चीन की एक नदी है यांगती, वहां पर चावल उगाए जाने का हमें प्रमाण मिला। मतलब एक बात तो हम समझ सकते हैं कि चीन वालों ने सबसे पहले खेती करने का प्रयोग किया होगा, लेकिन साले वो रहे असफल, और असफल रहे तो उनने एकदम सीधा सिंपल अर्थ मतलब ये निकाला कि यार अपने बस की तो बात नहीं है, मतलब चावल उगाने की, तो अपन क्या करें, चमगादड़ को मारकर खा ले और दुनिया में फैला दे कोरोना, ये काम हम कर सकते हैं। तो ये जितने उल्टे पुल्टे काम किए, ये चावल उगाया था पहले तो उनके बाप से तो उग नहीं पाया, लेकिन अब क्या किया, अब एक काम और कर सकते हैं, चावल तो हम उगा नहीं पाए, हम मारते हैं चमगादड़ को और चमगादड़ से निकालते हैं कोरोना को, और कोरोना मचाएगा तबाही पूरी दुनिया में, हम करेंगे राज। लेकिन सारी ऐसी की तैसी चीन की हो गई अब वर्तमान में। अब साथियों कृषि के साक्ष्य मिले, लेकिन कृषि में कौन सी फसल कहां पर हमें सबसे पहले मिली, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मक्का, लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाए गए। मेक्सिको में सबसे पहले मक्का के साक्ष्य पाए गए। मेक्सिको को द कॉर्न सिटी भी बोलते हैं, यानी कि मक्का की सिटी। अब बाजरा भी एक खाने की वस्तु, तो बाजरा 5000 ईसा पूर्व में चीन के सोरगम से प्राप्त हुए, यहां से इनने बाजरा उगाने का प्रयोग भी किया है। और फिर राई मतलब होती है सरसों, जो अचार में हम प्रयोग करते हैं अधिकतर, उसका तेल भी निकलता है। तो राई 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण पूर्व एशिया से इसके किसके साक्ष्य मिले, राई के। साथियों ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि राई के साक्ष्य कहां से मिले, सबसे पहले मक्का के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, और जौ के साक्ष्य मिले कहां से मिले, जौ जिसको जय भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसको कहां पर उगाया था, जौ को उगाने का काम भी किया गया था। नोट, अब नोट में क्या होता है कि इंपोर्टेंट जो जानकारी रहती है हम उसको नोट में लिख देते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नोट, मेहरगढ़ से लगभग पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मतलब कि मेहरगढ़ जो स्थान है, वहां से हमें कौन से साक्ष्य सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं, तो पाषाणकालीन संस्कृति के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के साथ भी मिले। तो सर ये हड़प्पा क्या है और ये पाषाणकालीन क्या है, तो पाषाण काल की तो हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता
को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल का चैप्टर खत्म कर देंगे, तब होगी हमारी एक चैप्टर शुरू सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके बारे में विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। तो अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। वहां से हमें किसके, इन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हो। बुर्ज होम जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां से हमें मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हमने पहले पढ़ा था मध्य पाषाण काल में कि मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू जानवर कुत्ते को बनाया, लेकिन अब कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण नव पाषाण काल में मिला है। नव पाषाण काल में मिला है, और कहां पर मिला है, तो भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। जो परीक्षा हमसे अनेक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि कहां से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब दूसरा बात करते हैं गुप्पकराल। ये गुप्पकराल कश्मीर में स्थित है, जहां से नव पाषाण काल स्थित, जिसका अर्थ होता है कुमार की गुफा, यानी कि कुमार का घर। वहां हमें कुमार का घर मिला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वो बात ये है साथियों, हमें कुमार की गुफा मिली है, कुमार का घर मिला, लेकिन वहां से हमें कोई मटके का प्रमाण या कोई भी मृत भांड नहीं मिले। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अब सर इसका पता हमें कैसे चला कि ये कुमार की गुफा है, लेकिन उसमें मटके के साक्ष्य नहीं है, उसमें कोई बर्तन नहीं बना। अब ऐसा होता है कि पहले उन्होंने अलग उसका स्थान बना रखा होगा, लेकिन कुमार रहता था तो चाक माक ऐसे पहिए मैया कुछ वहां पर हमें मिला है, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर मटकी बनाने वाला कुमार रहता होगा। ये हम एक अनुमान के आधार पर ही बात करते हैं, क्योंकि इसके एकदम सटीक प्रमाण हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, या देखने को ही नहीं मिलते कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। उसके बारे में ना तो कोई बुक लिखी गई है जिससे हम अंदाज लगा ले कि एकदम उस जमाने के मानव ने लिख दी कि यहाँ पर कुमार लल्लू राम रहता था, यहाँ बगल में कल्लू राम रहता था। तो ऐसा लल्लू कल्लू कोई नहीं था, लेकिन हमने जो मृत भांड, जो भी हमें साक्ष्य सबूत मिले, उनके आधार पर हम अंदाजा लगाया। मतलब हमारे इतिहासकारों ने अंदाजा लगा, अपनी पुस्तकों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब बात करते हैं नवपाषाण कालीन पूरा स्थल के रूप में राख के टीले कर्नाटक मैसूर वेलूर जनपद में स्थित संगनकल्लू से प्राप्त हुए। मतलब नवपाषाण कालीन पूरा स्थल के रूप में हमें राख के टीले प्राप्त हुए। मतलब कि राख के टीले कैसे प्राप्त हुए, क्योंकि हम थोड़ा सा अंदाज लगाते हैं कि कर्नाटक मैसूर से हमें ये प्राप्त हुए। राख के टीले कैसे प्राप्त हुए, तो आज हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं। जैसे कि हम खेती किसानी वाले आदमी हैं, और खेती किसानी करते, जानवरों का जो भी खिलाते हैं, चारा घास फूस जो भी बचता है, उसको हमें एक साइड में डालते हैं खाद के रूप में। बहुत जगह ऐसा होता है कि वो आग लगा देते थे, मतलब उस खाद में आग लगा देते थे, तो वो बाकी का जो भी कचरा रहता है वो नष्ट हो जाता था। तो पहले के जब नवपाषाण काल के मनुष्य जानवरों को पालते थे, तो जो भी कचरा मचरा खाद माद बचता था, तो उसको वो एक ढेर के रूप में एकत्रित कर लेते थे, और फिर जब ज्यादा अधिकतर मात्रा में वो एकत्रित हो जाता था, तो वो उनमें आग लगा देते थे। तो वही आग के टीले, मतलब वो राख हमें प्राप्त हुई, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि ये भी पशुपालन करते होंगे। ये हमें साक्ष्य दे रहे हैं किसके बारे में, पशुपालन के बारे में। और नवपाषाण काल की जानकारी दे रहे हैं कि नवपाषाण काल में ये चीज हमें अलग देखने को मिली, मतलब विशेष देखने को मिली, कि ये उन कालों में नहीं हुई लेकिन इसमें हुई है। अब और बात करते हैं हम, ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक, हमने बात की थी पशुपालक की, नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के बारे में हमें जानकारी देती है। मतलब मौसम ठंड के मौसम में यहाँ, क्योंकि उस काल में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रही थी, तो कभी कहीं पर गर्मी अधिक, कहीं पर ठंड अधिक, तो मानव क्या करता था, अपने अनुकूलता यानी कि अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अलग स्थानों पर रहता था, बसता था, कृषि करते थे। तो इसके साक्ष्य भारत में भी अनेक जगह पर मिले हैं। और अब साथियों हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, लेकिन अब हम इस क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।